नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जिला अदालतों में 1255 पदों पर भर्तियों की चुनौती संबंधी याचिकाओं पर नई बेंच करेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में 1255 पदों पर की जा रही भर्तियों को चुनौती संबंधी सभी 18 याचिकाओं पर नई बेंच में सुनवाई की व्यवस्था दे दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले की अंतिम सुनवाई शीघ्र किए जाने पर बल दिया। उन्होंने दलील दी है कि हाई कोर्ट ने समस्त भर्तियों में 100% कम्युनल आरक्षण लागू करने जैसी बड़ी त्रुटि की है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भर्तियों में विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों से भी अनभिज्ञ रहते हुए प्रक्रिया को मनमाने तरीके से गति दी है। यही वजह है कि हाईकोर्ट के इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान 23 अप्रैल 2022 को 1255 भर्तियों को विचाराधीन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन करने का अंतरिम आदेश पारित कर चुका है। याचिकाओं में 30 मार्च 2022 को जारी परिणाम की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्ञानव्यापी केस में सुनवाई खत्म, 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर रखेगा दलील। वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस में आज जिला कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखनी, हालांकि मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें अभी भी शेष रह गई हैं, फिर जिन पर अब 12 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन मामले के 84 दिन में पूरी सुनवाई करने के बाद जज को फैसला सुनाना है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्नेश्वर ने फिर से सुनवाई करेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाया गया था। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में मध्य प्रदेश एक पायदान आगे बढ़ा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने सोमवार को राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की। इसमें मध्य प्रदेश को बढ़त मिली है। प्रदेश को आकांक्षी नेतृत्व करती श्रेणी में स्थान मिला है। इसके पहले 2019 में प्रदेश उभरता स्टार्टअप परिवेश श्रेणी में शामिल था। नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। रैंकिंग का यह तीसरा वर्ष था। 2020 में मध्य प्रदेश को इमर्जिंग श्रेणी में जगह मिली थी। रैंकिंग में 24 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। कुल 5 श्रेणी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, नेतृत्वकर्ता, आकांक्षी नेतृत्वकर्ता और उभरता स्टार्टअप परिवेश में राज्यों को चुना गया है। राज्यों की रैंकिंग 60 क्षेत्रों में किए गए सुधार के आधार पर की गई है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद मिशन 23 के हिसाब से होगी प्रशासनिक जमावट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बाद मिशन 23 के हिसाब से प्रशासनिक जमावट होगी। इसमें कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक सहित जिलों के प्रमुख अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए तबादला नीति 2022 जारी की जाएगी ताकि विभागीय स्तर पर भी जो परिवर्तन करना है वो हो जाए। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी तैयारी कर चुका है। प्रस्तावित तबादला नीति मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेज दी गई है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। सभी मंत्री चुनाव पूर्व तबादला करने के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग कर चुके हैं। इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 माह के लिए प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेज दिया था, लेकिन पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई। इंदौर जिले में सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की कमी, फिर उम्मीदवारों को देंगे मौका। नए शैक्षणिक सत्र के लिए सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, मगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में उचित शिक्षा, कर्मचारी और प्राचार्य की कमी है। अगले कुछ महीनों में शिक्षकों की भर्तियां होनी है। शासन अपने स्तर पर चयनित उम्मीदवारों को दोबारा चांस फिलिंग का मौका देने वाला है। फिलहाल इन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के भरोसे कक्षाएं संचालित होंगी। जिले भर से 11 सीएम राइज स्कूल बनाए गए हैं, जिसमें 6 शहरी और 5 ग्रामीण इलाकों में संस्थाएं हैं। स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पढ़ाई के साथ साथ समग्र विकास प्रदान करना है। शहरी इलाके में भले ही स्कूलों में 80% शिक्षक व कर्मचारी हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की स्थिति खराब है। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे स्वराशि मीन में, 12 साल बाद बनेगा मंगलकारी केंद्र योग। कोरोना प्रतिबंधों से राहत मिलने पर 2 साल बाद एक बार फिर गुरु पूजन का पर्व गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई बुधवार को
दुगने उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिर्विदों के मुताबिक इस अवसर पर 12 साल बाद आषाढ़ी पूर्णिमा पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि मीन में मंगलकारी केंद्र योग बनाएंगे। इस दिन मिथुन राशि में सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह का साथ होना कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। सूर्य और बुध का एक राशि में होने से बुधादित्य योग भी रहेगा। इस अवसर पर अन्नपूर्णा, हंसदास मठ, अखंडाधाम, गीता भवन सहित शहर भर के मठ, मंदिर और आश्रमों में गुरु पूजन का आयोजन होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इंदौर में शिवराज के 8 घंटे में 5 रोड शो और 8 सभाएं। नगर निगम चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहर में 8 घंटे रहे, 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया और 8 स्थानों पर चुनावी सभाएं ली। इस दौरान उन्होंने 1.5 साल प्रदेश में कायम रही कमलनाथ सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया है। गरीबों के हित में चल रही कई योजनाएं बंद कर दी, लेकिन हमने इन योजनाओं को वापस शुरू किया है। संबल योजना में जिन लोगों के नाम कांग्रेस सरकार ने काटे थे वे वापस जोड़े जाएंगे। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होंगे उनके कार्ड बनवाए जाएंगे। मतगणना के दौरान प्रतिबंधित रहेगा मोबाइल फोन का उपयोग। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान मतगणना भवन और परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव के पर्यवेक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ताकि वे आयोग से सतत संपर्क में बने रहें। इंदौर नगर निगम चुनाव की मतगणना नेहरू स्टेडियम में होगी। ऐसे में यहां मतगणना के दिन मोबाइल फोन लेकर अंदर जाने पर रोक रहेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की मतगणना के दौरान मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। भारत का यह लड़ाकू विमान मलेशिया की बनी पहली पसंद। चीन, कोरिया और रूस के फाइटर को पछाड़ा। भारत में बने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को दक्षिण एशिया देश मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए चुना गया है। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत जारी है। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रतियोगिता में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का MiG-35 और यॉर्क 130 प्लेन शामिल थे। तेजस ने इन सबको पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया देश अपने पुराने लड़ाकू विमान के बेड़े को बदलने की सोच रहा है। ऐसे में भारत का तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया के लिए टॉप पसंद के रूप में उभरा है, जिसके बाद दोनों देश इस डील पर बातचीत कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक और माधव ने बताया कि चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ यॉर्क 130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमानों को चुना है। JAH में लगे दान के 8 AC, बाकी के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी। गर्मी निकलने के बाद अब बारिश का मौसम आ चुका है। जय आरोग्य अस्पताल में दान में मिले AC लगाए जा रहे हैं। अभी 8 AC लगा दिए गए हैं, बाकी के 12 AC और लगना है, जबकि प्रस्ताव 80 AC का भेजा गया था, जिसके लिए भोपाल से बजट मिल चुका है। पर AC लगवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें अभी वक्त लगेगा। जय आरोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड, न्यूरोलॉजी और सर्जरी वार्ड, कार्डियोलॉजी सहित अन्य स्थानों पर करीब 80 AC लगाए जाने हैं। भीषण गर्मी पड़ने पर इन विभागों के AC खराब हुए थे, तब PWD से प्रस्ताव मांगा गया था, पर उक्त कॉलेज प्रबंधन के पास बजट नहीं था। पर अब भोपाल से बजट मिल चुका है। मेडिकल कॉलेज ने कॉरपोरेशन को ऑर्डर ना देते हुए PWD को 20 AC लगाने की परमिशन दी है। PWD ने न्यूरो और बर्न वार्ड में 2-2 टन के 4-4 AC लगा दिए हैं। हिटैची कंपनी के 2 टन का AC 65 से 70 हज़ार रुपए का खर्च आ रहा है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। DA पर आने जा रही है बड़ी अपडेट। जुलाई में कर्मचारियों को लेकर देखा जाए तो DA के अलावा फिटमेंट फैक्टर 3.68% और हाउस रेंट अलाउंस 3% तक बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा जनवरी 2020 से जून 2021 के बकाया 18 महीने के DA एरियर पर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 49,000 से लेकर 2.18 लाख तक इजाफा देखने को मिलने जा रहा है। जानकारी की माने तो जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाने के साथ 3.68 तक किया जा सकता है। इससे बेसिक सैलरी 8,000 का इजाफा होने जा रहा है और बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 होने जा रहा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में मैनेजर पदों के लिए निकली इतनी भर्तियां, 62,000 के करीब है सैलरी।
दिल्ली परिवहन निगम ने मैनेजर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों पर भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी। ध्यान दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2022 है। इस भर्ती के माध्यम से प्रबंधक के 11 पद भरे जाएंगे, जिसमें प्रबंधक के 10 पद और प्रबंधक के 1 पद हैं। द्रौपदी मुर्मू वादा करें कि राष्ट्रपति बनने पर नहीं होंगी सरकार की रबर स्टाम्प, यशवंत सिन्हा की अपील। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से खास अपील की है। सिन्हा ने उनसे यह वादा करने के लिए कहा है कि अगर वह राष्ट्रपति बनती हैं तो नाम मात्र के राष्ट्रपति नहीं होंगे। सिन्हा ने मुर्मू से कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि अगर मैं निर्वाचित होती हूं तो मैं केवल संविधान के प्रति जवाबदेह बनूंगा। जब भी कार्यपालिका या अन्य संस्थाएं संवैधानिक नियंत्रण व संतुलन को नुकसान पहुंचाएगी तो मैं बिना किसी भय या पक्षपात के और ईमानदारी से अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। कृपया आप भी ऐसा ही वादा करें। सिन्हा ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति के रूप में वह मोदी सरकार के अधिनायकवाद और संविधान पर हमले का विरोध करेंगे और वह राष्ट्रपति भवन में रबर स्टाम्प नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया जबरदस्त ऐलान, कार बाइक चलाने वालों की हो गई मौज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल कारों की लागत के बराबर होगी। यह खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत ही सुकून देने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी, यानी इसमें आम लोगों को फायदा होगा। अगले 2 साल में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में यह क्रांति ला सकता है। इसके अलावा नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2022-23 के लिए अनुदान की मांगों पर लोकसभा में जवाब देते हुए जानकारी दी थी कि प्रभावी स्वदेशी ईंधन को स्थानांतरित करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक ईंधन जल्द वास्तविकता बन जाएगा। इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। हज जाते हैं हजारों भारतीय, पर सऊदी अरब को रास नहीं आई हिंदी। भारत से हर साल हजारों की संख्या में मुस्लिम सऊदी अरब हज यात्रा पर जाते हैं। कोविड महामारी के कारण 2 सालों तक यात्रा प्रतिबंध के बाद इस साल सऊदी अरब लगभग 10 लाख हज यात्री पहुंच रहे हैं। सऊदी ने विदेशों से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक नई और अनूठी जागरूकता पहल शुरू की है। खाड़ी देश ने 14 भाषाओं में हज गाइड जारी किया है, लेकिन भारत से बड़ी संख्या में हाजियों के जाने के बावजूद इसमें हिंदी को शामिल नहीं किया गया है। विदेशी हज यात्रियों में एक बड़ा प्रतिशत भारत के लोगों का होता है, फिर भी हज गाइड जारी करते वक्त हिंदी की उपेक्षा की गई है। भारत के केंद्रीय हज समिति के मुताबिक भारत से इस बार 79,237 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। इन यात्रियों के लिए 168 विशेष विमानों की व्यवस्था की गई है।